गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से विज्ञान विषय का अध्यापक आज 13 दिसंबर को हमारा जो चैप्टर नंबर 10 जीओ में शोषण चल रहा था, जिसके अंतर्गत अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। आज हम उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे अन्य जंतुओं में शोषण। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षी आदि जंतु की वक्ष गुहाओं के में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। देखिए, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प आदि के अंदर मनुष्य के भांति ही श्वसन करने के लिए फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनमें भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता लगाते हैं। वो जो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच तिलचट्टा जिसे बोलते हैं, कॉकरोच को तिलचट्टे के नाम से भी जाना जाता है। घोंगे, मछली, केचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। अब आपका प्रश्न होगा, वातक किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपका ये हो रहा है बच्चों इसके अंतर्गत कि वातक किसे कहते हैं। वातक किसे कहते हैं? चलिए आगे देखेंगे। ये कॉकरोच का चित्र दे रखा है, श्वसन प्रणाली दे रखा है। समुद्र वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विभाजित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वसन प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अनुसमूह में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। ये व्यवस्था केवल कीटों के अंदर ही होगी, जंतुओं में नहीं होगी। केचुआ, कक्षा 6 के अध्याय 8 पाठ 9 में आपने पढ़ा कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इससे गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। देखिए, मेंढक जो है वो मनुष्य की तरह भी श्वास लेता है और वह त्वचा के द्वारा भी श्वास लेता है। दूसरा प्रश्न छोटा सा बन रहा है, केंचुए की त्वचा केंचुए की त्वचा कैसी होती है? कैसी होती है? चलिए, जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं,
बोजो ने दूरदर्शन कार्यक्रम में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। कभी कभी ऊपर की ओर जाते समय पानी की फुहार भी छोड़ती है। ऐसा क्यों करती है? आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों वायुअवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। चित्र 10.11। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता जीवित रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। प्रमुख शब्दार्थ है यहाँ पर वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन, डायाफ्राम, उच्छ्वसन, क्लोम, फेफड़े। आपने सीखा श्वसन सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव भोजन में ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतःश्वसन जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन में उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को और शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतःश्वसन या निःश्वसन के समय
हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्च श्वसन के साथ वे अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक संक्रियाओं के बढ़ने पर श्वसन पर दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में एक लोम से और कीटों में श्वसन प्रणाली से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में उन्हें छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। आपको इन अभ्यास प्रश्नों का करना है, सभी प्रश्नों को हल आपको करना है। देखेंगे इधर, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। आज हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ बच्चों। कल हम नया पाठ पढ़ेंगे, जंतुओं और पादपों में परिवहन। जंतुओं और पादप में परिवहन, कल ये हम नया पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप गुड बाय बच्चों। आशा है आज आपको ये सब समझ में आया होगा। कल हम नए पाठ को लेकर के आपके सामने पेश होंगे और तब तक के लिए बाय।